हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। तो हमने फ्लक्स के बारे में सीखा था, गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ा था। आज उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन, कल जैसे हमने आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, उन्हीं प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या है, आ सिलेंड्रिकल सरफेस या आ सिलेंडर, ऐसे लिखते हैं, आ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन a cylinder is placed in uniform electric field a cylinder is placed in uniform electric field as shown in figure then calculate total electric flux passing through it. Calculate total electric flux passing through it. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। फिर से सुने, हिंदी में देखिए क्या है। एक बेलन को एक समान विद्युत क्षेत्र में चित्र अनुसार रखा गया है। एक बेलन को एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बेलन को एक समान विद्युत क्षेत्र में चित्र अनुसार रखा जाता है। चित्र अनुसार रखा जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में चित्र अनुसार रखा जाता है। तब बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तब बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा गया है कि बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। देखिए, चित्र में दे रहा हूँ। ये आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें एक बेलनाकार सतह है। इस बेलनाकार सतह को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, इस बेलनाकार सतह को कहाँ रखते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। जब इस बेलनाकार सतह को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो आपको बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बेलन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो चलिए देखिए, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र बना दिया हमने। इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र है और इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में आपको एक बेलनाकार सतह प्रदर्शित की गई है। बेलनाकार सतह सिलेंड्रिकल सरफेस रखी गई है। तो आपको ये बताना है कि इससे कितना फ्लक्स निकलता है, कितना फ्लक्स इससे पास होता है, आपको ये कैलकुलेट करके बताना है। तो ये कुछ इस तरह से ये वाली सरफेस ले ली हमने और एक सरफेस इस तरह से ले ली।
तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करके बताना है। ये एक बेलन की ये सतह हो गई और दूसरी सतह इधर हमने बना दी। ये बेलनाकार सतह है, उसको हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, कैपिटल ई में। ठीक है, आपको इस बेलन से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करके बताना है। तो आंसर बताइए। तो हमको पता है इसका आंसर क्या आएगा, 0। कल बताया था मैंने कि जब भी किसी सतह को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, उसके अंदर कोई आवेश उपस्थित ना हो, तो उससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 0 होता है। When a surface is placed in uniform electric field, when neither charge enclosing in it, then electric flux passing through it is 0। तो आंसर 0 आएगा। अब आपको ऑप्शन से लगाना है, तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं कि हमने बताया था 0 होगा, अब आप ये बात याद रखो कि 0 होता है, लेकिन 0 होता कैसे अगर हमको ये देखना है तो हमको पहले प्रूफ करना पड़ेगा इसको कि ये 0 कैसे होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे इसमें कि ये जो है वो 0 कैसे होगा। उसको 0 करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 0 मतलब कैसे होता है ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई इस तरह से, इस तरह से हमने ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बना दी इस पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो गई। अब आप देखिए, इसको मैंने 3 सरफेसेस में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी, देखो कितने सरफेस होंगे। अगर ये सिलेंडर है तो बेलन है तो कितने होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये कर्व्ड सरफेस होगा। ये स्फेरिकल सरफेस गोलीय सतह होगी, ये भी स्फेरिकल सरफेस गोलीय सतह होगी, और इसको क्या कहोगे आप, कर्व्ड सरफेस कहोगे या वक्र पृष्ठ कहेंगे। तो हमने इसके 3 सेक्शन किए। जैसे ही हमने 3 सेक्शन किए तो देखो, सबसे पहले तो एक ये सेक्शन बना दिया यहाँ पे, एक इसको यहाँ डिवाइड कर दिया, और एक सेक्शन को हमने ये इधर डिवाइड कर दिया। हमने पढ़ा था कि 3, अगर हमको टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, कुल फ्लक्स ज्ञात करना है, तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक छोटे से सेक्शन का फ्लक्स कैलकुलेट कर लें और उसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। तो यहाँ पर देखो, अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो इस डायरेक्शन में बनेगा एन कैप। नॉर्मल हमेशा, अभिलंब हमेशा सतह से बाहर की ओर बनता है। नॉर्मल इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सरफेस। इस सरफेस पे बनाओगे तो ऐसे बनेगा एन कैप, और इस सरफेस पे नॉर्मल बनाओगे तो ऐसे बनेगा एन कैप। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर। बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, बेलन से गुजरने वाला, बेलन से गुजरने वाला कुल, बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो बेलन से कुल विद्युत फ्लक्स कितना पास हो, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंड्रिकल सरफेस, या बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो हम क्या लिखेंगे, कुल फ्लक्स क्या आएगा, फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था ई डॉट डी एस। अब हमने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन करने के लिए सरफेस को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पहला सेक्शन S1, तो इसको हम क्या कहेंगे, DS1। इस सरफेस को, इस सरफेस को हम कहेंगे DS2, और इस सरफेस को हमने कह दिया DS3। ये स्मॉल स्मॉल सेक्शन थे जिनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखिए, जैसे ही आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया तो हम देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो आएगा ये कुल फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन S1, पहली सरफेस का करेंगे, और यहाँ पे बनेगा क्या, ये ई वेक्टर डॉट
ds1 वेक्टर प्लस पहली सरफेस सेपरेट कर ली प्लस सरफेस इंटीग्रेशन s2 ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस तीसरी सरफेस लिखेंगे s3 ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर। ये तीन सेक्शन को डिवाइड कर दिया हमने अलग अलग। ये s1 स्फेरिकल है, ये s2 भी स्फेरिकल है और ये s3 कर्व्ड सरफेस है, मतलब वक्र पृष्ठ है। अब देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब एक ही दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल सेम डायरेक्शन में है, और अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो जो फ्लक्स आएगा वो आएगा फाई इक्वल टू s1 ई डी s1 कोस 0। ठीक है, इधर देखें तो हम लिखेंगे प्लस सरफेस इंटीग्रेशन s2 ई डी s2 कोस 180। ठीक है, ये दूसरी सरफेस हो गई। तीसरी ये वक्र पृष्ठ है तो प्लस सरफेस इंटीग्रेशन s3 ई डी s3 कोस 90। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे बनी है लाइन्स ऑफ फोर्स, ये नॉर्मल ऐसे बनाए तो कोण कितना 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो जो फ्लक्स आएगा वो आएगा फाई इज इक्वल टू कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ई कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया s1, ये ds1 आ जाएगा प्लस ई कांस्टेंट है क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे कोस 180 की वैल्यू -1 होगी तो हमने लिखा ई सरफेस इंटीग्रेशन s2 और यहाँ पे बनेगा ds2 और ये आएगा -1। कोस 90 की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो फ्लक्स बना वो कितना बना, फाई इज इक्वल टू ई। ठीक है, ds1 का सरफेस इंटीग्रेशन s1 लिख लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, और प्लस माइनस माइनस ds2 का सरफेस इंटीग्रेशन ई s2 लिख देते हैं, ये 0 हो ही गया। अब देखिए जो सरफेस स्फेरिकल सरफेस ही है वही तो ये है, एक ही बेलन की है ना, तो ये दोनों जो गोलीय पृष्ठ हैं इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होंगे। जो दोनों गोलीय पृष्ठ हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होंगे, और समान होंगे तो हम आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्या, कि जो s1 है वो बराबर आएगा s2 के। s1 किसके बराबर आएगा, s2 के बराबर आएगा, क्योंकि एक ही, और इसको मैंने s मान लिया क्योंकि एक ही तो गोलीय पृष्ठ है, एक ही बेलन का पृष्ठ है, और अगर ये आपस में बराबर आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, फाई बराबर ई एस माइनस ई एस, घटा दो तो कुल फ्लक्स ई एस माइनस ई एस 0 बन जाएगा। कुल फ्लक्स कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, तो 0 पास होगा। ठीक है, कोई भी सरफेस ले लें। अब मैं फटाफट आपको एक दो सरफेसेस लेके बता देता हूँ, ये आपका मेथड से हो गया पूरा। अब आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, कैलकुलेट टोटल फ्लक्स इन गिवन फिगर। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम इसको सॉरी, क्या है, कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन सरफेस, दिए गए सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन सरफेस की जगह फिगर लिख लें, पासिंग थ्रू गिवन फिगर। ठीक है, दिए गए चित्र से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। दिए गए चित्र से गुजरने वाले कुल
विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आपको यहाँ पे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, अब जरा इसको हम फटाफट करेंगे। देखिए क्या है, आपको एक डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम में आपको एक ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, कैसी सरफेस है ये? हेमिस्फेरिकल सरफेस दी गई है। एक तो ये है और एक ये है। ये दो हेमिस्फेरिकल सरफेस हैं। इनमें इस एक को हमने ए कह दिया और दूसरे को क्या कह दिया? बी। ये दो हेमिस्फेरिकल सरफेस दी गई हैं। इन दोनों हेमिस्फेरिकल सरफेस में आपको क्या करना है? टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ये ए हो गया और ये दूसरी वाली हो गई बी। अब अगर आप ये देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, तो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, या विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो इस वाली सरफेस पे जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो ऐसे बन रही हैं, पैरेलल, इस तरह से बन रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको दो स्थितियां इसमें इसलिए दिखाना चाहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, दूसरे वाली में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो वर्टिकल दी गई हैं। ये हो गया एक सरफेस। दूसरी सरफेसेस की बात करूं तो यहाँ पे जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कुछ इस तरह से दर्शाई गई हैं वर्टिकली, सॉरी ऐसे, एक ये हो गई, इस तरह से वर्टिकली ये दर्शाई गई हैं, इस तरह से। इस तरह से ये आपको प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, अपवर्ड हैं, इसमें कैसे हैं? ऊपर की तरफ हैं, इस तरह से। लेकिन एक बात का ध्यान रखें इन सारे न्यूमेरिकल्स में कि ये देखना कि विद्युत क्षेत्र जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नॉन यूनिफॉर्म हो, डिस्टेंस के साथ ये चेंज हो। इसमें अगर डिस्टेंस के साथ चेंज होगा तो उस टाइप के क्वेश्चन में भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, इस तरह से ये लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन आपको दिखाई गई है। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में ये सतह रखी हुई है। अब जरा ध्यान दें, आपसे पूछें कि टोटल फ्लक्स कितना पास होगा इनसे, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कहा है। अब देखो यहाँ पे एक बात की चर्चा करते हैं हम कि आपको अगर दो सतह दी गई हैं तो आपको इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। एक में पैरेलल टू द बेस है, एक में आधार के समांतर है बल रेखा और एक आधार के लंबवत है। अब ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है। हेमिस्फेरिकल सरफेस का मतलब कैसी है? अर्धगोला है। ठीक है, इससे ज्ञात करनी तो अर्धगोली में कितनी सतह होती हैं? दो। जैसे अभी हमने बेलन में देखा तीन, एक ये गोलीय, एक ये गोलीय और एक ये वक्रपृष्ठ। इसमें कितनी होंगी? तीन। कौन कौन सी? सॉरी, दो। कौन कौन सी? एक तो होगा इसका ये गोलीय पृष्ठ, ये वाला, और एक होगा इसका ये वक्रपृष्ठ, ये वाला, ये वक्रपृष्ठ और ये गोलीय पृष्ठ। और हमने देखा कि किसी भी सतह के अभिलंब जो बनाते हैं हमेशा सतह से बाहर की ओर बनाते हैं या दूर की ओर बनाते हैं। तो पहले हम ए सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, फिर बी को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले सॉल्यूशन देखते हैं ए सरफेस का। ठीक है, किसके का देखते हैं? सरफेस ए का देखते हैं। सतह ए के लिए, सतह ए के लिए, ए के लिए हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, सतह ए को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही आप सतह ए के लिए सॉल्यूशन करेंगे तो आप देखिए, सबसे पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। कौन सी सरफेस पर? सरफेस पर हम करते हैं गोलीय सतह पर। अगर आप गोलीय सतह पर ये फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो इस पर अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसे बनेगा बाहर की तरफ। बात समझ में आ गई? ये अभिलंब कहाँ बनेगा? बाहर की तरफ बनेगा। तो इसको हमने कह दिया एन कैप।
तो फ्लक्स कितना निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा कौन से, फाई बी, आधार कह रहे हैं इसको, ठीक है, क्या कह रहे हैं, आधार, बेस कह रहे हैं ये गोलीय सतह को। तो आधार से कितना निकलेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फाई बी बराबर सरफेस इंटीग्रेशन S1 या ऐसे लिख लें टोटल फ्लक्स, डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं हम इसको। तो हमने लिखा टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, पहली सरफेस के लिए। ये बात समझ आ गई, ई डॉट डी एस। अब देखें इसके दो सतह बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है ये स्फेरिकल सरफेस या आधार कह सकते हो, और एक ये वक्र पृष्ठ। इस वक्र पृष्ठ पर या कर्व्ड सरफेस पर भी आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो ये कैसे बनेगा, ये भी हमेशा ऐसे बनेगा बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो अब देखें, तो जो फ्लक्स की बात आएगी तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे फ्लक्स, सॉरी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जो फ्लक्स होगा टोटल वो होगा फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन कौन सा, बेस, आधार, ई डी एस कोस। अब इस सरफेस को देखें कि इस पर कितना, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये हमने बना दिया एक बंद पृष्ठ, यहाँ पे क्या बना दिया, एक बंद पृष्ठ बना दिया इस तरह से, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे भी एक सरफेस बनानी पड़ेगी, बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। इस पे नॉर्मल हम ड्रॉ कर दिया ऐसे बाहर की तरफ, ये ऐसे नॉर्मल, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया और ये इस तरह से बन गया, ये एन कैप हो गया। अब आप देखें तो ये हमने लिखा बेस कोस 90 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन, बेस के बाद कर्व्ड सरफेस लिखेंगे, और ये ई डी एस कोस 90, दोनों जगह ही 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र हो गया और ये नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया, तो ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो आपसे पूछें कि फ्लक्स कितना होगा, तो 0 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अगर आप कहें कि इसके लिए कैलकुलेट करते हैं सतह बी के लिए फॉर द सरफेस बी, तो देखिए सरफेस बी में कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो ए के लिए हमने पहले सॉल्व किया था, अब बात करते हैं हम बी के लिए। तो सतह बी के लिए फॉर सरफेस बी, फॉर सरफेस बी, ठीक है। तो इससे भी 0 ही होगा, लेकिन मैं तरीका बताता हूं कि अब आप क्या करेंगे, वापस से फिर से आपको यहाँ पे दो नॉर्मल ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक तो हमने ये सतह बना दी और दूसरी ये सतह बना दी, ठीक है। ये दो सतह बना दी इस तरह से। अब अगर आप इन सतह पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो देखो कैसे होगा, इस पर होगा बाहर की तरफ और इस पर कैसे होगा, इस पर भी होगा बाहर की तरफ, ऐसे। इनको हमने नाम दे दिया, ये हो जाएगा एन कैप बेस है और ये भी हो जाएगा एन कैप, ये कर्व्ड सरफेस है। तो फिर से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, तो वो होगा फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको सरफेस को नाम दे सकते हो, बट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो टोटल फ्लक्स होएगा फाई इक्वल टू वो आएगा फर्स्ट सरफेस S1 के लिए ई डी एस 1, ऐसा कर दो, ठीक है। इसको मैंने कह दिया DS1, इसको कह दिया DS2, ऐसे कर लो। तो इसको हमने कह दिया EDS1 कोस कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, तो ये हो जाएगा कोस 180, कितना बनेगा, कोस 180 बेस पे, क्योंकि ये देखो लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा S2 EDS2 कोस 0 डिग्री। बात क्लियर हो गई, अच्छा जी। अब आप इसको लिखोगे तो यह जाएगा फाई इज इक्वल टू ई कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो EDS1 -1 आ जाएगा, प्लस कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो E
सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे H2 का E dH2 आ जाएगा। अब दोनों में से क्या कांस्टेंट है ये देखो, तो आप देखेंगे दोनों में से E कांस्टेंट आ रहा है, तो फाई बराबर यहाँ पे हमने माइनस का E बाहर निकाल दिया और ये सरफेस हो गई आपकी S1 dS1, प्लस यहाँ से भी E बाहर निकाल दिया और ये सरफेस हो गई H2 तो dH2। क्या बात क्लियर है? अच्छा, अब ये कैसा बन रहा है, हमने इसका गोले का संपूर्ण पृष्ठ पढ़ा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फेयर का 2πr। अगर हम लिखें तो कितना होता है 2πr स्क्वायर, और अगर होल स्फेयर का लिखें तो क्या होता है 4πr स्क्वायर। तो ये कैसा है, स्फेरिकल सरफेस है, गोलीय पृष्ठ है, और अगर यहाँ पे इसका सरफेस मतलब एरिया निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो πr स्क्वायर होगा। और कर्व्ड सरफेस का भी कितना होगा πr स्क्वायर होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो टोटल हो जाएगा आपका आंसर 0। टोटल आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। कैसे देखो, ये हो जाएगा πr स्क्वायर और ये भी हो जाएगा πr स्क्वायर सरफेस के लिए। तो देखो ये आ जाएगा आपका फाई इज इक्वल टू माइनस का E इंटू πr स्क्वायर प्लस E इंटू πr स्क्वायर, और πr स्क्वायर ये प्लस में ये माइनस में, तो हमने क्या लिखा माइनस का πer स्क्वायर प्लस का πer स्क्वायर। यहाँ पे ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। फिर देखो नेक्स्ट हमने आपको ऐसे भी बताया था कि अगर कोई सरफेस n पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक ये छोटा सा सेक्शन और देख लेते हैं इसमें। सपोज दैट आपको ऐसे कहा गया है कि मैंने ये क्यूब लिखा, ये क्यूब रखा है इस तरह से, ये क्यूब है। तो अब आपको इस क्यूब की अलग अलग कंडीशंस में आपको फ्लक्स बताना है। मैं कहूँ कि केवल एक चार्ज रखा है इसके अंदर हमने प्लस क्यू, एक कितना प्लस क्यू चार्ज रखा है। आपसे कहें बताओ फ्लक्स कितना निकलेगा इससे, तो आप सिंपली कह सकते हो कि फ्लक्स जो आएगा, फ्लक्स कितना पास होगा, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। चार्ज कहाँ रखा है, आवेश कहाँ है, मेन सेंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मुख्य केंद्र की। कहाँ से, मुख्य केंद्र से कितना निकलेगा, तो आप आंसर दे सकते हैं कि मुख्य केंद्र से निकलेगा 1/ε0 इंटू क्यू। फिर आपसे कहते हैं साइड सेंटर से कितना होगा। ठीक है, किससे पूछें, ये तो मेन सेंटर हो गया, सॉरी साइड सेंटर नहीं, पहले फेस सेंटर की बात करते हैं, फेस सेंटर से। ठीक है, मुख्य केंद्रों से, सॉरी मुख्य सतहों से, या तो फेस का मतलब जो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने से, फेस सेंटर। तो एक तो ये दिखेगा, देखो फेस का मतलब ये मान लो ये चार्ज रखा हुआ है, तो फेस का मतलब एक ये फेस हो गई या एक ये फेस। ठीक है, इधर होंगे तो या ये फेस होगी या ये फेस होगी, तो क्या हो जाएगा 1/2ε0। फेस सेंटर से पूछें तो दो फेस, एक तो ये और एक इसके पीछे वाली, तो फेस सेंटर से पूछें तो क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा 1/2ε0 इंटू क्यू। ये फेस सेंटर से हो गया। ठीक है, फिर अगर आप फलक केंद्र से पूछें, मतलब फेस सेंटर का मतलब, ठीक है, फिर आपसे पूछें कॉर्नर, किसे पूछें कि कॉर्नर से कितना निकलेगा, कॉर्नर। तो ये क्यू आवेश है, कितने कॉर्नर बन सकते हैं, 8, 1 2 3 4, अब आप समझ ही गए होंगे, 5 6 7 और एक इसके पीछे 8। तो कॉर्नर से निकलेगा जो फ्लक्स वो आ जाएगा फाई इक्वल टू 1/8ε0 इंटू क्यू। इतना फ्लक्स निकलेगा इसके कॉर्नर से। ठीक है, फिर आपसे पूछें साइड कॉर्नर से, साइड कॉर्नर कितने होंगे, साइड कॉर्नर हो जाएंगे 4। तो साइड कॉर्नर से पूछ लें अगर आप, साइड कॉर्नर तो ये जाएगा फाई इक्वल टू 1/4ε0 इंटू क्यू। ये आपको याद रखना है, साइड कॉर्नर से पूछ लें, कॉर्नर से साइड कॉर्नर और फिर 1 स्क्वायर फेस, तो कितने, एक
स्क्वायर फेस से कितना निकलेगा, तो एक और लिख लेते हैं लास्ट में, 1 स्क्वायर फेस। तो कितने स्क्वायर फेस हैं इसमें, 1 स्क्वायर फेस। कितने स्क्वायर फेस हैं, 6 फेस हैं। एक इसके पीछे 2 3 4 5 6, इसमें देख लेते हैं। ये क्यूब तो नहीं है लेकिन देख लो फिर भी 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1/6 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कितना बनेगा, फ्लक्स बनेगा 1/6 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।